तो उस ज़माने में हम कुछ दोस्त मिल के बैठे, उसमें एतजाज़ हसन भी थे हमारे साथ और उस्मान पीरज़ादा, सलमान शाहिद, सरमद। हम कहा कि थिएटर ग्रुप बनाना चाहिए। बस ये अफसोस होता है अब तो पूरा एक ये रूट बन गया है, लोग अजोका में आते हैं, अजोका इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल करते हैं, अजोका के 2-3 ड्रामे जो है वो उसमें शरीक होते हैं और उसके बाद वो फिर कराची चले जाते हैं। सर, आपका थिएटर पूरी दुनिया में जाता है, आप कोई टिकट भी नहीं लगाते। सर, इसका किस तरह से स्ट्रक्चर है कि किस तरह ये थिएटर ग्रुप चलता है? सर, क्या आप समझते हैं भुट्टो साहब एक इनकलाबी लीडर थे या सोशलिस्ट थे? जो मज़ा हमें भुट्टो साहब के साथ आया था वो पहला प्यार जो है वो होता है। यहाँ तक हुआ था कि जब ये आए थे रेलवे स्टेशन पे, बड़ा मशहूर वाक़या है कि ये इस्तीफ़ा दे के तो बाई ट्रेन आए थे रावलपिंडी से लाहौर में, और मैंने उनका माथा चूम दिया। इतने में सिक्योरिटी वाले आ गए और हमें हटा दिया। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो कहते रहे कि हम देखेंगे, आपकी किताब का एक का नाम हम देखेंगे है, हम भी देखेंगे या नहीं? सर, ये तमाम लेफ्टिस्टों का ये रहा, आप लोगों को जेल से इतना प्यार क्यों है कि सारे कहते हैं कि हमें जेलों में? तरक्की पसंदों के लिए कॉलेजों स्कूलों की तालीम जो है वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, क्योंकि ये सिलेबस सारे या कॉलोनियल पावर्स ने बनाए थे या उनके बाद में जो गुमाश्ते हैं उन्होंने बनाए थे। तो असल यूनिवर्सिटी या सड़क है और या जेल है। यही है कि मैं कोई तकरीबन 1 साल की उम्र में रेफ्यूजी हुआ। जावेद अख्तर साहब वो कहते हैं पाकिस्तान को आर या पार कर दें, पाकिस्तान एक जहन्नम है, मैं जहन्नम को प्रेफर करूंगा पाकिस्तान में रहने के। हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो ज़िंदगी वहाँ अजीरन हुई है उसमें फिर बाज़ दफ़ा ये भी फंस जाते हैं, और बाज़ दफ़ा उनके जो मजबूरी में निकले हुए अल्फाज हैं उनको हम बहुत ज़्यादा ज़रा एग्जैजरेट कर देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। आज जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यकसा मकबूल हैं, जिन्होंने शऊर और इंसानियत के लिए पूरी ज़िंदगी जो है वो काम किया है। उनके बहुत सारे पहलू हैं, हमाजहत शख्सियत हैं। आज मैं यहाँ पर बैठ के ये कंफ्यूज हूँ कि कौन सा पहलू उनका लिया जाए इंटरव्यू में, कौन सा पहलू छोड़ा जाए उनका इंटरव्यू में, क्योंकि इतना बड़ा कद्दावर आदमी जब बात करता है किसी भी सोशल इशू पर, किसी भी पहलू पर, और जिन्होंने सारी ज़िंदगी ह्यूमैनिटी के लिए काम किया हो, शऊर के लिए काम किया हो, उनके साथ बात करते हुए फ़ख्र भी महसूस होता है, एज़ाज़ भी महसूस होता है। मेरी मुराद अजोका के रूह रवां जनाब शाहिद नदीम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे, उनकी ज़िंदगी के जो कुछ पहलू हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाए, या इंसानियत के लिए उनकी जितनी गिरां कदर खिदमात हैं उस पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त में से वक्त नात फरमाया। सर, आप कश्मीरी हैं, अभी कश्मीर की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है, फिर आपने साइकोलॉजी पढ़ी, लेकिन आप आर्ट की दुनिया के बादशाह बन के बैठे हैं। ये शख्सियत के आपके ये जो पहलू हैं, कोई साइकोलॉजी में जो आपके जितने ड्रामे भी हैं, हमने पढ़ा भी है, आपके ड्रामों को हमने देखे भी हैं, वो जो सोशल इशू है उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल जितने भी आपके ड्रामों में एक पहलू होते हैं छुपे हुए, वो नज़र आता है कि शाहिद नदीम साहब सोसाइटी की नब्ज़ को जानते हैं, सोसाइटी की वो नब्ज़ के मुताबिक, उनके दिमाग के मुताबिक वो चीज़ें शऊर के तौर पर लेके आते हैं। तो इस पर सबसे पहले तो सर हम अपनी टीम की तरफ से खराज तहसीन भी पेश करते हैं आपको कि आप जैसी शख्सियात हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, जिनकी वजह से इस मुआशरे का हुस्न जो है वो बेहतर होता हुआ हमें दिखाई देता है। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगा कि आप डॉक्टर के बेटे इस फील्ड में कैसे आए? बस ये है कि मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी तलातम खेज़ रही है कि मैं कोई तकरीबन 1 साल की उम्र में रेफ्यूजी हुआ, कश्मीर से यहाँ पर पंजाब में हिजरत की मेरे वालिदैन ने, और उसके बाद फिर मुझे
कुछ ऐसा वक्त भी मिला जब मुझे यहाँ पर मेरे वालिद साहब गल्फ में तैनात थे एज ए डॉक्टर, और मुझे इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी का रास्ता मुतय्यन करना पड़ा। तो उस ज़माने में फिर ये था कि कुछ तरक्की पसंद असातिज़ा या जो मेंटर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, कुछ अदब से दिलचस्पी थी। लेकिन यह है कि इब्तदा मेरी हुई थी एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और सड़कों के ऊपर नारे भी लगाए हमने अयूब खान याह्या खान के ख़िलाफ़, और पथराव भी किया, और पुलिस की लाठियां भी खाई, जेल भी बर्दाश्त की, यूनिवर्सिटी से निकाले भी गए। वो सारा कोर्स मैंने पूरा किया, और उसके बाद फिर ट्रेड यूनियनिज़म भी कुछ किया। अमल जो है, अमली ज़िंदगी और एक्टिविस्ट की ज़िंदगी जो थी वहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन वो जोश और जो इनकलाब का जज्बा अपनी जगह पर, जब आप समझते हैं कि इनकलाब जो है वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, इट्स राउंड द कॉर्नर, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि इसके लिए जहनों को बदलना पड़ता है, इसके लिए समाज को बदलना पड़ता है, और उसके लिए फिर मुझे पता चला कि जहनों को बदलने के लिए अदब और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो एक बहुत अहम ज़रिया है। और इस तरह से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अदब और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ तवज्जो की। सर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आप समाज को बदलने के लिए बेसिकली सारी जद्दोजहद कर रहे थे। आपने स्टूडेंट एक्टिविज़म भी किया, आपने ट्रेड यूनियनिज़म भी की। तो आप जो स्टूडेंट एक्टिविज़म से शुरू हुए इनकलाब का ख्वाब देखते हुए, तो आपका इनकलाब का ख्वाब पूरा होता हुआ कहीं आपको दूर दूर भी दिखाई देता है। वो इनकलाब क्या है जिसका ख्वाब सब इंटेलेक्चुअल्स, जो पाकिस्तान के बेसिकली सही इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब ही देखते रहे। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो कहते रहे कि इनकलाब की जो सुबह है उसके लिए इंतज़ार करते रहे। उन्होंने कहा हम देखेंगे। आपकी किताब का एक का नाम हम देखेंगे है। हम भी देखेंगे या नहीं सर? ये वो सवाल है जो बेसिकली तो आखिर में पूछना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अभी हमें पूछा जाए। वो इनकलाब क्या है, वो कौन सी महबूबा है जिसके ख्वाब देखते हुए बहुत से चले गए और बहुत से देख रहे हैं और नई जनरेशन को दिखाना चाहते हैं? देखिए जी, हम देखेंगे कि दो मानी हैं। एक तो है हम तब्दीली आते हुए देखेंगे, हम आज़ादी का सूरज तलू होते हुए देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसका ये भी मतलब है कि हम ख्वाब देखेंगे, हम सपने देखेंगे, और हम अपने अंदर एक तब्दीली जो है उसको आते हुए देखेंगे। तो जहाँ तक अंदर की तब्दीली का ताल्लुक है, वो नफ्सियाती तब्दीली कह लें या आप एक जज्बाती तब्दीली कह लें, तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ये सफ़र जो है वो इतना मायूस कुन नहीं रहा। मैंने सारी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे गुजारी है, अपनी सोच के मुताबिक गुजारी है। कभी किसी हुक्मरान का या हुक्मरान तबकों का सहारा नहीं लिया, हमेशा उनको चैलेंज किया है। जो भी जुल्म की ताकतें हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हों, चाहे वो अपनी सोसाइटी के अंदर हों, अमन का हमेशा साथ दिया है। चाहे वो स्टेट आपकी उस ज़माने में अमन दुश्मनी पे उतरी हो और आपकी हुब्बुल वतनी पे शक किया जाता रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो सफ़र मैंने जारी रखा है। तो मेरा जो इनफरादी सफ़र है उसमें तो ऐसे पड़ाव आते रहे हैं और मंजिलें तय होती रही हैं। जहाँ तक समाज की तब्दीली का ताल्लुक है, वो ज़ाहिर है कि मेरे अकेले के इख्तियार में नहीं है। उसके लिए एक इज्तिमाई जद्दोजहद की ज़रूरत होती है, एक तारीख़ी तौर पे साजगार हालात की ज़रूरत होती है। तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि तारीख़ का जो एक रुख है वो सही समत में होता है। उसमें कहीं थोड़े बहुत जो है अगर तब्दीली आती है या कोई सेटबैक आता है, तो उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये जो इंसानियत का सफ़र है उसमें कोई रुकावट है। वो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी बदल रही है, सोसाइटी में रिसोर्सेज इंसान ने डिस्कवर किए हैं और हालात ऐसे हैं कि लोगों के मसाइल, चाहे वो
उनके भूख के मसाइल हों, तालीम के, मेडिकल के, एक मसावी ट्रीटमेंट के, तो वो पूरे होने के इम्कानात मौजूद हैं। बाज़ मुल्कों में हो भी रहे हैं। एटलीस्ट सोसाइटी एज ए होल इज़ रेडी टू प्रोवाइड फॉर इट्स ह्यूमैनिटी, और उसके लिए अगर रोशन ख्याल और तरक्की पसंद क़ुव्वतें जमा हों तो वो तब्दीली ज़्यादा जल्दी आ सकती है, वरना वैसे वो इनएविटेबल है। सर, आपने ये ख्वाब देखते हुए उसकी कीमत भी चुकता की है। आपको जलावतनी का सामना करना पड़ा, आपको जेलों में जाना पड़ा, तो आप मतलब ये तमाम लेफ्टिस्टों का ये रहा, आप लोगों को जेल से इतना प्यार क्यों है कि सारे कहते हैं कि हमें जेलों में सबको पसंद रहा जाना, हथकड़ियाँ लगी सबको? असल में मेरा जो रिश्ता है जेल से और जेल के बासियों से वो बहुत पुराना है। जब हम लोग हिजरत कर रहे थे बड़े मुश्किल हालात में, तो जम्मू से सियालकोट का एक ब्रिज था जिसको हम क्रॉस कर रहे थे, तो मेरे वालिद साहब ने सामान उठाया हुआ था, जो भी एक दो बैग उनको मिले थे, और मेरी वालदा ने मेरे बड़े भाई को गोद में उठाया हुआ था, नहीं उनकी उंगली पकड़ी हुई थी, मुझे गोद में उठाया हुआ था। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो रैकेटी सा ब्रिज था, पेडिस्ट्रियन ब्रिज था, मेरे ख्याल रस्सियों का बना हुआ या क्या इस तरह का। तो उसी वक्त वहाँ से कैदियों का तबादला भी हो रहा था। पाकिस्तान में आ रहे थे कुछ उस इलाके के मुसलमान कैदी, और यहाँ से कुछ हिंदू और सिख कैदी जा रहे थे। तो पाकिस्तान आने वाले एक कैदी ने ऑफर किया कि वो मुझे गोद में उठा लेगा ताकि मेरी वालदा जो है वो मेरे बड़े भाई को मतलब संभाल सके। तो वो फिर मैंने जो वो ब्रिज था वो मैंने एक कैदी की गोद में पार किया, और तब से फिर कैदियों के साथ मेरा रिश्ता एक एज ए प्रिजन मेट भी रहा। फिर मैंने उसके बारे में ड्रामे भी लिखे, स्टेज के लिए भी, टेलीविज़न के लिए भी, और उसके साथ साथ फिर जो वहाँ पर मुझे मैं समझता हूँ कि जो शऊर में मेरी तब्दीली आई वो कहीं और मुमकिन नहीं था। एक स्पेशली चूँकि मिडिल क्लास का मेरा शहरी घराना था, तो मियाँ वाली जेल में या कोट लखपत जेल में जिस तरह से हर तबके के लोग और ऐसे लोग जिनसे सोसाइटी खौफ खाती है, जिनको क्रिमिनल समझा जाता है, तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि तरक्की पसंदों के लिए कॉलेजों स्कूलों की तालीम जो है वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, क्योंकि ये सिलेबस सारे या कॉलोनियल पावर्स ने बनाए थे या उनके बाद में जो गुमाश्ते हैं उन्होंने बनाए थे। तो असल यूनिवर्सिटी या सड़क है और या जेल है, तो इस लिहाज से ये कोर्स करना ज़रूरी है। आप भुट्टो साहब के हमसाए में रहे जेल में, और फिर आप सामने बैठे, हम आपको जानते हैं, जो भी देखेगा आप बहुत नफीस हीरोएटिक आपकी लुक है कि हीरो लगते हैं आप। लेकिन आप जहाँ पे ज़ियाउल हक का माशाल्लाह की वजह से चिड़िया पर नहीं मारती थी, आप वहाँ भुट्टो साहब को जो है वो देखने के लिए जेल की दीवारों पे चढ़ जाते थे। लगता है कि आपने कोई जोश आता था सर आपको? आपने कोई खुफिया पुलिस वालों से कुछ मालूमात हासिल की हैं। असल में ये जो एक जोश होता है वो इनफरादी जोश भी अपनी जगह पर होता है, कमिटमेंट, लेकिन एक इज्तिमाई उसके अंदर जो एक रंग है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक ग्रुप के तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके साथी आपकी मदद कर रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और ब्रॉड सोसाइटी में आपकी एक लोगों में आपके लिए एक एडमिरेशन है, तो फिर वो जोश आ जाता है। तो इसी तरह से अगरचे भुट्टो साहब से हमारा थोड़ा सा एक टर्बुलेंट सा रिलेशनशिप था, कभी बहुत प्यार और कभी बहुत गुस्सा, और जब वो हुकूमत में होते थे तो हम उनसे नाराज़ होते थे, व्हाई इज़न्ट ही डूइंग इनफ, और जब हुकूमत से बाहर होते थे तो फिर हम समझते थे कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सपोर्ट करना। तो उसी तरह के वाक़यात ऐसे थे। बल्कि मेरा जो सबसे पहला एज ए स्टूडेंट पहला आर्टिकल जो छपा था, एक रोज़नामा हफ्त रोज़ा किंदील होता था,
तो वो भुट्टो साहब के बारे में ही था जब ये अयूब खान की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे के आए थे, और उसका टाइटल था रेगिस्तान का फूल। वहाँ से फिर चला सिलसिला। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मुलाकात भी भुट्टो साहब से हुई एज ए यूनिवर्सिटी एक्टिविस्ट। यूनिवर्सिटी यूनियन की तरफ से हम उनके साथ थे, या जो स्टूडेंट्स एजिटेशन था उसमें वो भी उस ज़माने में एक उभरते हुए लीडर थे। फिर जेल में हम उनके हमसाए में रहे, और बल्कि जो मुशक्कती इनके साथ दिन में काम करता था वो एक कैदी होता है मुशक्कती भी, तो वो रात को हमारे बैरक में आके सोता था। तो उससे हमें डे टू डे पता चलता था आज क्या कर रहे हैं और आज क्या लिख रहे हैं। और उसके बाद फिर कुछ साल बाद मैं जब लंदन में एग्जाइल में था, तो मुझे फिर मौका मिला कि उसी जेल में जो वो लिख रहे थे याददाश्तें अपनी, जिसका फिर टाइटल इफ़ आई एम असैसिनेटेड था, उसका मुसवदा मुझे मिला। भुट्टो साहब की शहादत के चंद रोज़ पहले ही मिल चुका था। तो उसकी मैंने फिर उर्दू में उसका तर्जुमा किया कातिल कौन के नाम से, और वो फिर उस ज़माने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और बड़ा लोगों के लिए एक तारीख़ी दस्तावेज़ भी है, और लोगों को उससे एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो ये एक भुट्टो साहब के साथ ये ताल्लुक़ रहा। उनकी बाद में जो दुख्तर थी वो ज़रा ज़्यादा प्रैग्मेटिक थी एज ए पॉलिटिशियन, अगरचे अपनी जगह पर उनका बड़ा मकाम है और बड़ी उनकी स्ट्रगल है, और द वे शी गेव हर लाइफ, वो तो अल्टीमेट प्राइस उन्होंने पे की अपनी रोशन ख्याली और अपनी तरक्की पसंदी की, जमहूरियत पसंदी की। लेकिन यह है कि जो मज़ा हमें भुट्टो साहब के साथ आया था, वो पहला प्यार जो है वो होता है। यहाँ तक हुआ था कि जब ये आए थे रेलवे स्टेशन पे, बड़ा मशहूर वाक़या है कि ये इस्तीफ़ा दे के तो बाई ट्रेन आए थे रावलपिंडी से लाहौर। तो लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाखों, लिटरली लाखों लोग वहाँ पर जमा थे, और कोई गुंजाइश ही नहीं थी रेलवे स्टेशन से कोई 1 किलोमीटर दूर से उसके आगे जाने की, इतना वहाँ क्राउड था। तो हम कुछ नौजवान थे, अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हम उनको देखें या उनको कांटेक्ट करें। तो जब वो इस्तकबाल के बीच में से गुजर के ठहरना, उन्होंने फ्लैटिस में था, तो वहाँ तो हज़ारों लोग पहले ही जमा थे। तो उसी अफरा तफरी में ड्राइवर उनको गवर्नर हाउस ले गया, हालांकि हुकूमत छोड़ के आए थे, लेकिन वो सिक्योरिटी का इशू भी था। तो वो देखा हमने उनकी गाड़ी जा रही है गवर्नर हाउस की तरफ। हमारे पास एक जीप सी थी, हमारे दोस्त थे मुजफ्फर सुखेरा, वो साथ थे। तो हमने कहा जी गाड़ी बढ़ाओ। अब हाउ टू कॉन्टेक्ट आवर करिज्मेटिक लीडर, हमने कहा जी साइड मारो इसके साथ। तो हमने उनकी गाड़ी के साथ साइड मारी ताकि एक हमारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो। खैर गवर्नर हाउस पहुंचे तो उनको इतला मिली हुई थी, गवर्नर हाउस का गेट खुला, उनकी गाड़ी अंदर गई, तो उसी के पीछे पीछे हम भी अंदर चले गए। तो मुझे आज भी याद है कि वो गाड़ी से निकले और बाल बिखरे हुए, क्वाइट फ्लावर गास्टेड की, ये हो क्या रहा है, इतने लोग लाहौर में, मेरे जो उशाक कहाँ से निकल आए। तो वो हमारा एक दोस्त था खावर महमूद, मेरा ख्याल स्टूडेंट लीडर था, उसने उनके पैर चूमने शुरू कर दिए। एक और था सुखेरा या कोई और, उसने उनके हाथ चूमे और मैंने उनका माथा चूम लिया। इतने में सिक्योरिटी वाले आ गए और हमें हटा दिया। और तो इस तरह का एक जुनून था। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह की तारीख ने करवटें ली, और उसमें कुछ साजिशें भी थीं और कुछ पार्टी की कमज़ोरियां भी थीं, कुछ भुट्टो साहब में कुछ ऐसी हीरोइक फॉल्ट्स भी थी, जिसकी वजह से फिर बहुत अनफॉर्चुनेट एंडिंग हुई, और उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। सर, क्या आप समझते हैं भुट्टो साहब एक इनकलाबी लीडर थे या सोशलिस्ट थे? वो अपने दौर के एक इनकलाबी लीडर आप कह सकते हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल सेंस में। उनमें एक तरक्की पसंदी का एक भरपूर जोश था और तब्दीली की ख्वाहिश थी, और ये विजन थी उनके पास
एज ए लीडर के पाकिस्तान को बदलने की, पाकिस्तान के अवाम के हालात को बदलने की, लेकिन वो जो एक मार्क्सिस्ट सेंस में जो आप सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि उस तरफ उनका रुझान नहीं था। ही वॉज ए पॉपुलिस्ट प्रोग्रेसिव लीडर, रेडिकल लीडर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बड़ी उन्होंने बुनियादी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की, साम्राज्य को चैलेंज करने के लिए तीसरी दुनिया में और इस्लामी दुनिया में तब्दीली लाने की कोशिश की। बहुत हद तक वो एक हैरान कुन और इनकलाबी वलोला रखने वाले लीडर थे, लेकिन यह है कि वो इसी सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते थे, इसको बिल्कुल उलट नहीं करना चाहते थे। सर, आपने लिखा तो आपने सोशल टैबूज़ को ब्रेक किया, उनको जो लोगों की छेड़ थी, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी का जो एक्सट्रीमिस्ट एक तबका है उनकी जो छेड़ रही है, आप उन पर सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। आप बताते हैं कि जो इस मुआशरे में, इस कुएं में मरा हुआ कुत्ता है जिसकी स्मेल जो नहीं जा रही, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके लिए आप वक्त का जो गवर्नर होता है उसको भी आप टीज़ करते हैं, उसको कहते हैं कि भी मरा हुआ कुत्ता जो है, ये जो स्मेल है ये आप लोगों की वजह से है। आप इतने यानी कि डीप ऑब्ज़र्वर हैं कि आप गाड़ी में बहुत से दर्जनों स्टूडेंट्स थे, मरा हुआ कुत्ता तो सब ने देखा था जब आपने ये लिखा, लेकिन आपके वो कहीं जहन में नक्श हो गया और आपने उसको सोसाइटी और कुएं को पूरा मुल्क बना के और कुत्ते को जो रिजेंबलेंस दी है, सिंबल बनाया है, वो आज तक सबके ज़हनों पे नक्शा, जो देखता है उसको पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन सर, और फिर आपके ये ड्रामे, ये कौन गुस्ताख है कौन, और सायरा मायरा, वो जिनको लोग यहाँ पे गद्दार और ये कहते रहे, आप उनको हीरो बना के पेश करते हैं। मरे हुए कुत्ते को देख के आप एक बहुत बड़ा यानी कि तारीख़ी ड्रामा लिख देते हैं, जो पिछले तकरीबन मेरा ख्याल है जो मैंने रिसर्च की 40-45 साल से मुसलसल इस मुआशरे को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस सफ़र के बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, एज ए प्ले राइट और एज ए थिएटर पर्सन, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी दें, लोगों को अपने कल्चर पे फ़ख्र करने का मौका भी दें, अपनी पहचान को रिकग्नाइज करने का मौका भी दें, लेकिन उसके साथ साथ आप उनमें तब्दीली की ख्वाहिश और तब्दीली का शऊर बेदार करें, उनको अपने माशरे में होने वाले जो तजादात हैं, जो इनजस्टिस है, उससे भी उनको आगाह करें। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैंने लिखा है आज तक, उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक सोशल रेलेवेंस भी मौजूद है, एक तब्दीली का जो एक पैगाम है वो भी मौजूद है, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने की एक जो ललकार है वो भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ह्यूमर भी है, उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें एक सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, प्रोडक्शन क्वालिटीज़ भी हैं, ताकि लोग जो है वो तफरी जो एक अपनी जगह पर एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है, तफरी भी उनको फराहम करें परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए, लेकिन साथ साथ उनके अंदर तब्दीली का जज्बा जो है वो भी उभारें। ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत कम है, कि दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना। हम यहाँ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, प्रचार शुरू कर देते हैं, जिसका मैदान और है, वो पॉलिटिक्स है और या कोई सोशल रिफॉर्म का कोई प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब आप आर्ट्स का प्लेटफॉर्म लेते हैं तो वहाँ पर फिर आपको प्रोपेगेंडा करने और आपको नारे लगाने का जो है वो कोई जवाज़ नहीं है। उसकी बजाय आप लोगों की जो एक खूबसूरती है, जो उनके अंदर जमालियाती हिस्सा है और उनके अंदर जो एक इमोशनल एक सॉफ्टनेस होती है हर इंसान के अंदर, ह्यूमैनिटी की और दूसरे इंसानों से एक ताल्लुक़ बनाने की, तो उसको भी उभारें। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट्स जो हैं जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो मरा हुआ कुत्ता हो, चाहे वो हमारे जो हीरोज़ हैं जिनको कि विलन बनाया जाता है, वो मंटो से लेके तो जाले, बरफैज़ और आसमा जहांगीर तक,
और बुल्ले शाह और दूसरे हमारे जो मलामती सूफ़ी हैं उनको भी उसमें शामिल करके। तो इस लिहाज से फिर आप बहुत सारे सेंसिटिव टेबूड सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं जो नॉर्मली लोग बात शायद ना करना चाहते हों। मसलन ब्लास्फेमी एक ऐसा इशू है जिस पे आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते, उसके साथ लोगों की वो जज्बात और एक जो भी जुनून है वो मौजूद होता है। तो इसी तरह से उसमें हमने किया प्ले और आज तक कर रहे हैं। उसके बाद जैसे फैमिली प्लानिंग है, वो एक ऐसा इशू है जिस पे घर में बात नहीं कर सकते। जो बेसिक यूनिट है घर का, बीवी और खावंद या ससुर और बच्चे, उसको हमने एक ऐसा जंजालपुरा के ज़रिए ऐसा मौजू बनाया कि वो एक हर जगह पर लोग उसका हवाला देने लगे। जैसे फैमिली प्लानिंग और द साइज़ ऑफ द फैमिली एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई टैबू नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से जेंडर इश्यूज़ हैं, ख़वातीन से हमारे यहाँ जुल्म जो होता है, कारोकारी जैसे इश्यूज़ हैं, या वैसे वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाले इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट है। तो ये सारे ड्रामे हमने यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पेश किए और उसमें हमेशा हम एक माहिर कबड्डी प्लेयर की तरह हम हाथ नहीं आते थे, निकल जाते थे, क्योंकि हमारे पास टेक्निक भी थी और हमारे पास एक क्रिएटिविटी भी थी। सर, आपने अपने इस अजोका के ज़रिए इंसानों को जोड़ने की कोशिश की, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को पीपल टू पीपल कांटेक्ट किया, आपने बात की ताकि लोग जुड़ें, समझें एक दूसरे को। लोग तो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। पार्टीशन का आपने भी, क्योंकि आपकी फैमिली मैंने जो सुना और पढ़ा अभी भी श्रीनगर में है, यानी कि कश्मीर में है, तो आपका वो पार्टीशन का दुख मंटो की तरह अभी भी जहन में लेके आप बैठे हुए हैं। अन्नी माई द सुफना लिखा, और ये वो थिएटर है, वो ड्रामा है, वो प्ले है जिसको जब भी मैंने देखा सर, मैं तकरीबन उसके 3 हिस्से जो है वो रोता ही रहा, क्योंकि वो इतना बुरा लगा था सर। वो उसमें इतना इमोशनली कैच किया कि उससे वो मैं जनरली वो मैं उस हो ही नहीं सकता चुप, वो रोते ही रहता हूँ मैं उसमें। तो वो आप पार्टीशन जो है, जो आपकी फैमिली ने भी उसको सहा है, आप क्या मंटो की तरह अभी तक उसको सर लेके बैठे हुए हैं? नहीं, एक तो खैर मंटो की बात और थी। एक तो खैर ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स एंड वेरी प्रोग्रेसिव शॉर्ट स्टोरी राइटर। दूसरा यह है कि उन्होंने पार्टीशन को एज कॉन्शियस यंग पर्सन देखा था, बर्दाश्त किया था, बल्कि काफ़ी दिल्ली में, बॉम्बे में, लाहौर में उन्होंने देखा कैसे ये जो पार्टीशन से पहले जो नफ़रत किस तरह से बढ़ रही थी, हवा दे रही थी, और अच्छे खासे दोस्त जो हैं उनके अंदर एक गुस्सा और एक तासुब आ गया था। तो और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो एक बाशऊर अदीब का था, और वो फिर आगे उन्होंने अपनी कहानियों में समोया। मेरी जो है वो अब 1 साल की उम्र में जो एक एक्सपीरियंस है वो कहीं मेरे लाशऊर में तो हो, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़्यादा एक बाद में ज़िक्र सुन के और विज़िट जब बाद में किया कश्मीर का, और अपने कज़न से मुलाकात हुई, अपने ताया और चचा से मुलाकात हुई, तो उस की वजह से मुझे मेरी जो एसोसिएशन है वो ज़्यादा एक तवाना हुई। लेकिन यह है कि मोस्टली मैं लाहौर में रहा हूँ, बॉर्डर सिटी है, और 65 की जंग भी देखी और फिर 71 की जंग को भी सहा। तो वो भी 65 की जंग हो या वैसे बॉर्डर के कुर्बत हो, उसकी वजह से भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे शऊर में ये आता था कि ये उस पार कौन लोग बसते हैं जो कि लिटरली स्टोन्स थ्रो अवे एक और शहर है, अमृतसर है या हिंदुस्तान है, उसकी दीवारों के, खारदार दीवारों के उस पार। तो वो एक थी, एक ख्वाहिश भी थी और एक परेशानी भी थी कि ये क्यों ये हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते।
फिर जब मैंने अदब की तरफ ध्यान किया तो उर्दू, पंजाबी और जो साउथ एशियन लिटरेचर है, फिल्में हैं, पोइट्री है, म्यूज़िक है, तो ये मुझे एहसास हुआ कि ये 47 की जो लकीर थी वो एक जोग्राफियाई लकीर थी, वो आप कह लें एक सियासी लकीर थी, एक फिजिकल लकीर थी, बाज़ लोग कहते हैं खूनी लकीर थी, बाज़ लोग कहते हैं कि वो एक रेड क्लिफ साहब जो आए थे बाउंड्री कमीशन वाले, उन्होंने एक नहायत अहमकाना तरीके से एक अपने पेन से लकीर खींच दी थी और कहा था ये इंडिया और ये पाकिस्तान, ये पंजाब उधर और ये पंजाब इधर। लेकिन सकाफती और तारीख़ी तौर पे, अदबी तौर पे और जज्बाती तौर पे, अपने कल्चर के लिहाज से तो आप इसको तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई जो खुशबू है किसी मिट्टी की, या उसका म्यूज़िक है, या उसके सूफिया का पैगाम है, या उसके नाच हैं, उसकी रिवायात हैं, ये तो तकसीम नहीं हो सकते। तो इस लिहाज से फिर ग्रेजुअली, मतलब स्टार्टेड ऑफ एज इंडिया हेटर 65 में, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने उसी दौरान लिखते लिखते ही 65 की जंग के बारे में मेरी पहली कहानी जो लिखी थी, तो उसका छपी नहीं कहीं, उसका था उन्वान भी मुझे सही याद नहीं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ये था कि जंग के फौरन बाद एक बच्चा जो है वो बॉर्डर की तरफ जा रहा है और रास्ते में उसको बहुत कुछ तबाही के आसार नज़र आते हैं, और फिर उसको एक बम जो है वो ज़मीन में गड़ा हुआ नज़र आता है, वो गोला कहीं से गिरा था, तो वो उसको बड़े ज़ोर से निकालता है, तो अचानक उससे ज़मीन से आवाज़ आती है जैसे कि धरती की आवाज़ है कि शुक्रिया बेटा, खुदा तुम्हें जजा दे। तो इस तरह से मैंने लिखते लिखते महसूस किया कि ये ज़मीन के साथ, अपनी धरती के साथ, उसके लोगों के साथ हम जो जुल्म कर रहे हैं, वो कोई नज़रिया हो, कोई चाहे कौम परस्ती हो, चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो सियासी मफाद परस्ती हो। तो फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते फिर मेरी एक सोच ऐसी डेवलप हो चुकी थी, और उसके फिर नतीजे में मैंने तकसीम से रिलेटेड, या जो एक कॉमन हेरिटेज है और अमन की जो एक अमन का जो पैगाम है, उससे मेरी फिर जो है वो जुड़त हो गई। और उसके बाद फिर 71 की जंग हो या उसके बाद के हालात हों, फिर वो जो है जो एक ये एहसास था कि हम पंजाब वाले इस साइड पे और पंजाब वाले उस साइड पे, हम एक दूसरे से चाहें भी तो अलग नहीं हो सकते। कश्मीर कितना भी दूर हो, मेरी जो कश्मीर की धरती से और कश्मीर के लोगों से और कश्मीर में मेरी जो फैमिली का हिस्सा है उससे जो ताल्लुक़ है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जो कुछ भी लिखा है, आई वुड से इन अ वे, अगरचे आई हैव नो बिजनेस टू कंपेयर माई सेल्फ विद द ग्रेट मंटो, लेकिन यह कि मेरी जो, और मंटो में भी ऐसा था कि वो अगरचे बाज़ जगह वो शौक आपको करती है उनकी कहानियाँ, स्याह हाशिए की कहानियाँ या जो दूसरी कैरेक्टर्स उन्होंने जो निकाले, लेकिन यह कि मेरी जो भी मैंने कहानियाँ की हैं वो आपको डिप्रेस नहीं करती, वो आपको मायूस नहीं करती। चाहे आपने जैसे अन्नी माई द सुफना की बात की है, तो उसमें बहुत डिसलोकेशन और डिसोरिएंटेशन और अपने जो जन्मभूमि है उससे प्यार की बात है, और बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं, किस तरह फैमिलीज़ आपस में अलग हो गई और कभी फिर मिल नहीं सकी। और उसको भी देखने के बाद जो आंखों में आंसू आते हैं जो आपने जिक्र किया, और वो आंसू मैंने चंडीगढ़ में और अमृतसर में और दिल्ली में भी देखे हैं कि लिटरली लोग वहाँ स्टेज पे हमें मॉब करते थे, मिलते थे, रोते थे। उनमें से कुछ जो है अपने बुजुर्गों की कहानियाँ सुनाते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे प्लीज़ हमारे घर चले, हमारे दादा यहाँ आ नहीं सकते या परदादा यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन उनके पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। तो वो जो एक जज्बाती जो उसका इम्पैक्ट होता है वो आपको ज़्यादा आपकी सोच में गहराई पैदा करता है, लेकिन आपको वो मायूस नहीं करता, क्योंकि थिएटर में
लोगों को हम डिप्रेस करने के लिए जो है वो नहीं बुलाते। डिप्रेस करने के लिए दुनिया में, ज़िंदगी में उनके और बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उनको ऐसे ही खाली खुली कॉमेडी भी नहीं दिखाते। हम उनकी सोच में गहराई पैदा करते हैं, उनके शऊर में वसअत देते हैं, और साथ साथ उनको एक ऐसी एंटरटेनमेंट देते हैं कि वो एंजॉय भी करते हैं और साथ एनलाइटन भी होते हैं। सर, आपने वो मीडियम चुना जो आज के दौर में उतना पॉपुलर नहीं है, मतलब अगर कंपेयर करें सिनेमा के या टेलीविज़न के। आपने टेलीविज़न भी बहुत लिखा और आपके ज़र्द दोपहर जैसे ड्रामे जो है वो शाहकार हैं। मतलब वो आपने जहाँ भी टेलीविज़न के लिए भी लिखा, एक शाहकार ही तख्लीक किया। आप क्या समझते हैं कि आपने पीटीवी के, आप इब्तदाई लोगों में से हैं, बिल्कुल जो ट्रेन करने वाले हैं। पीटीवी तो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। फिर आप थिएटर अजोका, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर तो कोई आर्ट का उस तरह से कोई वेल इस्टेब्लिश कोई इदारा नहीं है जहाँ तक लोग सीख सकें, आ सकें, पहुँच सकें। आपने ये भी एक यूनिवर्सिटी तख्लीक कर दी। उस यूनिवर्सिटी में और इसमें जो आपने एक टेलीविज़न का एक्सपीरियंस आप करा, फिर आप थिएटर पे जिसको जगह जगह जाना पड़ता है, इसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? और वो यूनिवर्सिटी जिसको आप लोग सेंच रहे थे, पाकिस्तान टेलीविज़न, वो आज कहाँ खड़ी है, जबकि टेलीविज़न आज भी हर घर में पहुंच सकता है, वो पैगाम पहुंच सकता है। उसको किस तरह से उजाड़ा गया और किस तरह से आपने सेंचा था वो यूनिवर्सिटी, अब आज कहाँ खड़ी है सर? देखिए, टेलीविज़न जो है, रेडियो या टेलीविज़न, ये इस तरह के इदारे हैं जिन पे सरकार का कंट्रोल होता है, हुक्मरान तबकात का कंट्रोल होता है। और पहले तो ये गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, रेडियो और टेलीविज़न। तो उस ज़माने में भी आप कोई वाज़े सियासी या समाजी नौइयत का पैगाम अगर आप देने की कोशिश करें तो उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें आती थी। लेकिन ये बात है कि उसका इम्पैक्ट बहुत होता था। जो कुछ भी आप स्क्रीन पे बता देते थे कहानियों के ज़रिए, उसका पूरा मुल्क जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता था, क्योंकि वाहिद ये इदारा था टेलीविज़न कॉरपोरेशन, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन। और हर रात को लोग बैठते थे और ड्रामा ख़ास तौर पे देखते थे, 8 बजे का जो प्राइम टाइम टेलीविज़न। तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट होता था। अगले दिन पूरा शहर उसकी बातें, पूरा मुल्क उसकी बातें कर रहा होता था, लोग रिएक्ट कर रहे होते थे, हमारे एक्टर्स को शाबाश भी दे रहे होते थे और उनसे बाज़ बुरा भला भी कहते हैं। किसी ने अगर विलन का रोल किया तो रास्ते में रोक के डांटने लगते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लेकिन वो था एक मोनोपोली पीरियड, उसमें न्यूज़ और करंट अफेयर्स पे तो सख्त पाबंदी थी। लेकिन जो एंटरटेनमेंट साइड है, म्यूज़िक है या ड्रामा है, उसमें गुंजाइश थी। अगर आपका क्रिएटिव जहन हो, आपको पता हो कि कैसे बचा के आपने बात अपनी जो है आगे पहुंचा देनी है। उसकी मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक जो सोशलिस्ट दुनिया का एक मशहूर तराना है जिसको इंटरनेशनल कहते हैं, तो राइज यू रैचिड ऑफ द अर्थ। तो उसका तर्जुमा यौम मई पे हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा कि इंटरनेशनल जो है वो होना चाहिए। मज़दूरों का तराना है, सारी दुनिया में मज़दूरों की जो जेन्युइन तरीके हैं वो ये तराना गाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त उसकी धुन भी थी। तो अब कैसे चलाया जाए? पीटीवी पे हुकूमत का इदारा है और उस पर सेंसरशिप बैठी हुई है, मतलब पूरी आंखें खोल के एक एक लाइन, ख़ास तौर पे मेरी वो जो भी प्रोग्राम होते थे वो देखा जाता था। तो उसका मैंने पकड़ा तर्जमा, और वो भी पकड़ा पंजाबी में। वो हमारे बड़े अच्छे मतलब मेहरबान और बुज़ुर्ग हैं, नजम हुसैन सैयद, पंजाबी के, उन्होंने उसका तर्जमा किया हुआ था। जागो जागो बुख देओ बदीवानो, जागो जग देओ दुखियो, टोल न्या दे अज सिरां ते गज्जे, ते समथिंग लाइक दैट। तो वो बिल्कुल उसका तर्जुमा था, उसी धुन में किया हुआ था। तो मैंने कहा कि ये यौम मई पे प्रोग्राम तो हुकूमत की पॉलिसी थी, तो मेहनत कशों का आलमी दिन है, वो आज भी चलता है। तो मैंने कहा उस मौके पे ये हम एक नज़म है नजम हुसैन सैयद की, ये भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा, तो पंजाबी, वैसे भी वो उर्दू स्पीकिंग थे, हमारे जो स्क्रिप्ट एडिटर थे, तो दूसरे उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी।
तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने वहीं पर पीटीवी में उसकी रिहर्सल्स की और बड़े अच्छे सिंगर्स लिए और पूरी एक प्रेपरेशन करके यौम मई पे चला दिया। उसके कोई 1.5-2 महीने बाद उसकी फीडबैक आना शुरू हुआ, जब लोगों को कहीं पर पता चला कि ये धुन कौन सी है और ये बोल कौन से हैं और ये तो पीटीवी पे इंटरनेशनल चल गया। तो इस तरह से अगर आप कुछ तरीका ऐसा ढूंढ लें कि आप लोगों तक कन्वे भी कर सकें और साथ साथ आप बाईपास भी कर सकें ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो लेकिन वो फिर एक बड़ी एक एफर्ट होती है जिसमें हाइड एंड सीक की, जिसमें कभी आप पार कर जाते हैं, कभी आप रास्ते में रह जाते हैं। तो वो फिर बाद में जब प्राइवेटाइज हुआ टेलीविज़न, तो वो फिर हुकूमत से ये जो बागडोर है वो आ गई जो प्राइवेट ओनर हैं, और वो बड़े बड़े थे, न्यूज़पेपर मालिक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रियली सॉलिड जो हमारी एलीट क्लास है उसके नुमाइंदा लोग थे, जो इसके ज़रिए माशी फ़ायदा भी हासिल करना चाह रहे थे और सियासी फ़ायदा भी। तो उनके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं थी, क्योंकि हुकूमत जो है वो खुद उनसे डरती थी और उनको वैसे भी वो ख़रीदने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगाते थे। तो हमने उस ज़माने में, मैंने बल्कि हाई कोर्ट में रिट भी की थी जब ये प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी जा रही थी कि इसको ग्रेजुअल करें, एकदम ना सारे बंद खोल दें, क्योंकि उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये जो चैनल्स नए बन रहे हैं, महज मनी मेकिंग के लिए आप इतना एक इन्फ्लुएंशियल मीडियम है उसको ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं जिनकी सोसाइटी से कोई कमिटमेंट नहीं है, ज़ाती मफाद है उनका, चाहे वो माशी हो चाहे वो सियासी हो। बहरहाल वो बड़ा प्रेशर था, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उसमें बह गई, मुशर्रफ की हुकूमत भी बह गई। तो उसके बाद से फिर उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। बहुत होता था तो सियासी कंट्रोल हो जाता था कि फलां पार्टी की हुकूमत है तो उसके खिलाफ बात ना हो, लेकिन आप अपने अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी उमंगों की, उनके जो ख्वाब हैं या उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, वो करते थे। एक ख़ास लिमिटेड अर्बन अपर और अपर मिडिल क्लास के लिए, जो कंज्यूमर्स की क्लास है, उसके लिए वो ड्रामे करते थे, आज तक करते आ रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर जो टेलीविज़न का रास्ता तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही महदूद हो गया है। लेकिन थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बड़े पैमाने पे बड़े हॉल में भी कर सकते हैं और उसको स्ट्रीट पे भी कर सकते हैं। आप उसको लाखों रुपया भी लगा के कर सकते हैं और बगैर पैसे लगाए आप स्ट्रीट थिएटर भी कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हमें ज़्यादा इसमें आज़ादी भी थी और इसमें एक्साइटमेंट भी थी और इसमें ऑडियंस पे हमारा इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा भरपूर होता था, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन होता था। तो चाहे वो लिमिटेड होती थी हमारी ऑडियंस, लेकिन उस ऑडियंस के ऊपर असर जो है वो बड़ा देरपा होता था। तो उस लिहाज से फिर ज़्यादा मेरा काम जो है वो थिएटर में ही रहा। लेकिन जब कभी मौका मिला तो फिर हमने कोशिश की कि इसी पैगाम को हम टेलीविज़न के ज़रिए भी पहुँचाएँ। चुनाचे कारोकारी पे मेरे 2-3 सीरियल्स हैं और एक गैरत के नाम से था, एक ताकुब के एक टेलीफिल्म थी जवाज के नाम से, फिर उसके अलावा एक फंडामेंटलिज्म और जो एक्सट्रीमिज़म इसके ऊपर एक टेलीफिल्म थी मुजाहिद। तो उसका भी बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस हुआ था, क्योंकि लोग उसके लिए, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो तैयार नहीं थे। वो मैंने, मेरे पास उस वक़्त मैनेजमेंट में एक ऐसी पोजीशन थी, वो मैंने चला दिया कि ये जो जहाद और शहादत का जो मंजन बेचा जा रहा है, ये जो अफ़गानिस्तान में जो उसामा बिन लादेन वर्सेस अमेरिका, जो एक यहाँ से लोग फिर जाते थे, रिक्रूट होते थे शहीद होने के लिए, तो उसके बारे में था कि ये क्या, इसका पीछे जो एक ब्रेन वॉशिंग हो रही है तो उसकी क्या, उसके पीछे रीजन है। तो बड़ा उस पर शोर मचा, पार्लियामेंट में भी शोर मचा। लेकिन यह है कि वो एजेंसियों ने आके देखा, तो हम तो कबड्डी के माहिर हो चुके थे, चुनाचे वो टेलीफिल्म है मुजाहिद जो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है हमारे पास, वो उन्होंने देखी, दे कुडंट फाइंड एनीथिंग
जिसमें वो हमें पकड़ सकें। तो वो कभी कभार जब मौका मिलता है वो हम करते हैं, लेकिन थिएटर में हमें एक आज़ादी है और उसका हम मज़ा लूट रहे हैं। सर, अजोका की बुनियादें और मैडम मदीहा गौहर साहिबा, उनको ट्रिब्यूट पेश ना किया जाए, उनकी बात ना की जाए तो ये तो बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती। अजोका आपके बकौल आपने कंसीव किया, मदीहा गौहर साहिबा ने डिलीवर्ड किया उसको। ये अजोका की पूरी तारीख़ और अजोका का सोसाइटी पर इम्पेक्ट, क्योंकि सर जो आज की जनरेशन है उसने तो थिएटर अरफला और तमासील इसको थिएटर समझा हुआ है। थिएटर यानी कि जो आप कर रहे हैं उसको तो लोग, ये आज की जनरेशन अब थोड़ा सा डिजिटल मीडिया की वजह से इस तरफ थोड़ा सा राग़ब होना शुरू हुए हैं, वरना तो वो उसी जो है वो लघु चीज़ों को देख के वो समझते थे यही आर्ट है, यही सब कुछ है, जो कहा जाता था कि यही बिकता है। लेकिन आपने बताया कि नहीं, जो हम दिखाना चाहते हैं लोग वो देखना चाहते हैं। अजोका की ये कंट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट और मैडम साहब और आपका जितना किरदार है सर, उसके बाद ये महीना जो है, ये मई का महीना, ये अजोका की यानी सालगिरह का महीना है। और माशाल्लाह ये 20 तारीख, जो आज 20 है, तो आप समझ लें कि आज ही के दिन 41 साल पहले अजोका जिस जगह आप बैठे हैं इसके बराबर में एक लॉन है, वहाँ पर वजूद में आया था और तब से मुसलसल ये परफॉर्म कर रहा है और एक ऐसे ड्रामे पेश कर रहा है जिनमें सोच भी है और जिनमें एक खूबसूरती भी है और ऑडियंस के लिए उसमें अट्रैक्शन भी है। इसका जो इब्तिदा ऐसी हुई थी कि ये अर्ली 70s की बात है, जब थोड़ी बहुत जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सामने आ गई और लगा कि एक प्रोग्रेसिव सिमत में चलेगा पाकिस्तान, तो उस ज़माने में हम कुछ दोस्त मिल के बैठे और उसमें एतजाज़ हसन भी थे हमारे साथ और उस्मान पीरज़ादा, सलमान शाहिद, सरमद। तो हम कहा कि थिएटर ग्रुप बनाना चाहिए, तो उसमें मेरे ज़िम्मे लगा कि इसका कोई नाम सोचो। तो वो फिर मैंने ऐसा नाम एक सोच के तराशा जो पंजाबी का एक जो कोलोकियल पंजाबी है, सही देसी पंजाबी, उसका लफ्ज़ था। अगरचे शहरों में लोग उसको समझते थे कि शायद जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो वो मैंने फिर अजोका का नाम जो है प्रपोज़ किया और अजोका थिएटर हमने बनाया। फिर उसके आइन बनाया, फिर उसका प्लान बनाया, रिहर्सल शुरू की, लेकिन उसके बाद वो बेल मंडे नहीं चढ़ी। वो हालात ऐसे हो गए कि मैं पीटीवी में चला गया, एतजाज़ पॉलिटिक्स में चले गए, ये उस्मान वगैरह जो हैं ये मीडिया में, टेलीविज़न एक्टिंग वगैरह में चले गए। तो वो फिर बाद में उसके काफ़ी साल बाद, कोई 12 साल बाद शायद, मदीहा ने जब ये फैसला किया कि थिएटर ग्रुप होना चाहिए, ज़ियाउल हक का ज़माना था तब, और हर तरफ पाबंदियाँ थी, टेलीविज़न हो, अखबार हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, ना कोई जलसा कर सकते हैं, ना कोई जुलूस कर सकते हैं, ना कहीं तनकीद कर सकते हैं। तो देन मदीहा डिसाइडेड टू सेट अप ए ग्रुप। ये नाम उसने सुना हुआ था, तो उसने वो नाम जो है वो अजोका रख लिया। तो उसके बाद फिर शायद सन 85 में, 84 में हुआ, तो 85 में ये आई इंग्लैंड। तो मैं उस ज़माने में उधर था एग्ज़ाइल में और वहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए काम कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि वो एक तो मरा हुआ कुत्ता मेरा ड्रामा देखा हुआ था जब मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में लिखा था, तो उन्होंने कहा कि वो ड्रामा आपने लिखा था तो उसके बाद क्यों नहीं लिखा, वो तो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। तो मैंने कहा कोई ग्रुप मौजूद हो तो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पढ़े भी हुए हैं 2-3 ड्रामे, लेकिन थिएटर ऐसी चीज़ है कि वो परफॉर्म हो तो फिर उसकी तकमील होती है। तो उसने कहा जी हमने बनाया ये ग्रुप। तो वो फिर एक अजोका का ग्रुप, फिर मदीहा की फरमाइश, तो फिर मैंने वहाँ से लंदन से इनको ड्रामे भेजे और पहला फिर ड्रामा इन्होंने 1987 में किया इंटरनेशनल वीमेंस डे पे, बरी, जिसके ऊपर फिर बाद में टेलीविज़न सीरियल भी मैंने लिखा था, नीले हाथ, वो भी अपने ज़माने का बड़ा एक पॉपुलर और बोल्ड सीरियल था।
तो उसके बाद फिर हमारा भी जॉइंट हैंड्स और फिर वो सफ़र चलता रहा। और आज वो फिज़िकली ना भी मौजूद हों तो आप देख लें यहाँ पर हर तरफ मदीहा मौजूद है, और मदीहा का जो काम है उसको हमने जारी रखा हुआ है। सर, आप हिंदुस्तान में आपको जितनी पज़ीराई मिली, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान आफ्टर ज़ियाउल हक या ज़ियाउल हक के आने के बाद एक एंटी आर्ट सोसाइटी बना? मतलब है कि लोगों में जोश जज्बा तो बड़ा था, और वो चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना हो या किसी और आमिर का ज़माना हो, लेकिन हमारा ये शुरू से ये मौक़िफ़ था कि थिएटर जो है वो एक उसका कोई टारगेट एक लीडर या एक डिक्टेटर या एक इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि ये एक सोसाइटी के रवैये हैं, एक सिस्टम है जिसमें अगर एक एक्सप्लॉयटेशन जारी है, इनजस्टिस जारी है, और जो है एक लोगों को बेसिक डिग्निटी जो है वो नहीं मिल रही, तो आप सिस्टम को बदलें, उसके लिए सोच पैदा करें। तो चुनाचे जब ज़ियाउल हक डिसअपीयर हो गया इन मिड ईयर, तो कुछ और ग्रुप्स थे जो फोकस उस पर किए हुए थे डिक्टेटर पे, तो देवर एट ए लॉस कि अब हम क्या करें, वो तो चला गया, उसकी जगह तो जमहूरी हुकूमत आ गई। लेकिन हमारे लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि जमहूरी हुकूमतों के पीछे भी वही कुव्वतें होती हैं, हुक्मरान कुव्वतें, और हमारा टारगेट एक इंडिविजुअल नहीं है, तो उसके जगह जो भी आएगा वो किसी और तरह रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसी सिस्टम को। तो इस लिहाज से फिर हमारी सफ़र में कोई रुकावट नहीं रही, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, चाहे वो मार्शल लॉ की हुकूमत हो, चाहे वो मिला जुला हाइब्रिड सरकार हो। ये एक सिस्टम ही की वो प्रोटेक्शन ये करते हैं, तो और हमने उसी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है, तब्दीली का नारा लगाना है, इंसाफ का नारा लगाना है, प्रोग्रेस का नारा लगाना है, लेकिन थ्रू द मीडियम ऑफ थिएटर। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जो है वो मौज़ूआत की कोई कमी नहीं और टारगेट्स की कोई कमी नहीं। जिस तरह वो शूटिंग रेंज में आप करते हैं तो एक को हटाते हैं, एक को आप बुल्स आई करते हैं, एक टारगेट को शूट करते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली दूसरा टारगेट आ जाता है। सो माशाल्लाह हुक्मरानों की और जो इस्तेसाल के जो प्रोटेक्टर्स हैं उनकी भी कमी नहीं है, और उनके ख़िलाफ़ लड़ने वालों की भी कमी नहीं है। सर, आपका थिएटर पूरी दुनिया में जाता है, अभी चाइना भी जा रहा है आपका ग्रुप। आप कोई टिकट भी नहीं लगाते थिएटर पे, यहाँ पे भी, लेकिन हाल फुल तो होते हैं आपके थिएटर देखने के लिए। सर, इसका किस तरह से स्ट्रक्चर है कि किस तरह ये थिएटर ग्रुप चलता है? कोई फंड रेजिंग का सिस्टम है, कोई स्पॉन्सर्ड हैं? ये बहुत से सवालात जो हैं, जब पता चला कि शाहिद साहब का इंटरव्यू करने जब वो कह रहे हैं कि हमें ये मैकेनिज़्म आपने पूछना है कि टिकट नहीं लेते, हज़ारों लोग देखने आते हैं और कास्ट भी है, फिर पूरी दुनिया में जा भी रही हैं, ये किस तरह सर आप इसको लेके चलते हैं? बस ये मैकेनिज़्म है, एक कमिटमेंट है और कुछ नहीं है। रास्ते निकाल लेते हैं, जब पैसे नहीं होते तो नंगे बदन भी ड्रामे हमारे हैं, भट्टा मजदूरों के बारे में हमारा ड्रामा है, या जैसे मरा हुआ कुत्ता है, उसमें कोई खर्चा ही नहीं है। आप कहीं पर वो एक डेरा बना लें या एक मोहल्ला बना लें, उसमें नाई है, उसमें हलवाई है, उसमें एक कुत्ता पड़ा हुआ है, उसमें कोई हकीम साहब बैठे हुए हैं, तो वो हम अभी भी कभी अंदरून शहर जाते हैं तो वहीं की गलियों में हम उसको सेटअप कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, और कि जो भी हालात होंगे, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हों, तो मसलन एक दफ़ा कोई ये 90s में जब ज़रा वेस्टर्न जो हुकूमतें हैं, कुछ उन्हें पाकिस्तान में दिलचस्पी थी, तो नॉर्वेजियन एम्बेसी वाले हमारे पास आए कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमने कहा किन टर्म्स पे? उन्होंने कहा कोई टर्म्स नहीं, जो आपने करना है
सिर्फ यह है कि उसका एक प्लान बना के साल का हमें बता दें कि हमने ये करना है तो वी विल सपोर्ट यू। पीस का इशू है या प्रोग्रेस का इशू है तो वो हमने उस ज़माने में फेस्टिवल भी किए, फिर यूथ फेस्टिवल, इंडो पाक फेस्टिवल, उसमें रिसोर्सेज मिले तो उसका हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद वो चले गए कहीं टिम्बकटू या चेचनिया, वो उनकी प्रायोरिटी हो गई, वो यहाँ से गायब हो गए। तो हमने अब कभी उन पे ऐसे डिपेंड नहीं किया था कि उसके बाद हम परेशान हो कि अब क्या करें, चुनाचे वी कैरीड ऑन विद आवर वर्क। तो उसमें ये होता है कभी कभार कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो सपोर्ट हमें करते हैं। मसलन हमारा जो ओरिजिनल ग्रुप था जिसने पहली दफ़ा जुलूस हमारा जो फर्स्ट प्ले था किया था, वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उस वक्त स्टूडेंट थे, फिर उसके बाद वो डॉक्टर बने, फिर अमेरिका चले गए। ही इज़ ए वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर देयर। तो अब हमने एक फेस्टिवल करना था, हमारे पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने वहाँ से खासी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हमें भेजी। और फिर हमारा एक और दोस्त था, हमारा यंग लड़का, जो यहाँ से चला गया हांगकांग बाद में, और उसने वहाँ से कुछ रकम भेज दी। तो इस तरह से बाज़ दफ़ा कोई इंडिविजुअल्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। बाबर अली फाउंडेशन है, या ये जस्टिस नासरा जावेद इकबाल और उनकी फैमिली है। जावेद इकबाल हमारे बड़े सपोर्टर थे मरहूम, उनका बेटे वलीद हमारा एक्टर भी रहा है और अब तो माशाल्लाह एक और लेवल पे एक्टिंग कर रहा है। तो इस तरह से कुछ इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन उसकी हमारे पास कोई रेगुलर सोर्स नहीं है। कभी हम मसलन हमने अपनी 40th एनिवर्सरी पे इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल करना था, अगरचे हमारे कॉन्टेक्ट्स की वजह से वो लोग अपने खर्चे पे आ रहे थे, थिएटर ग्रुप्स जो हैं, एक सॉलिडारिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको हमने बेसिक फैसिलिटीज़ रिहाइश की प्रोवाइड करनी थी, खाना पीना। तो हमने अप्रोच किया तब एक बैंक को, जिसके बारे में ख्याल था कि वो इस सूबे का ख़ास तौर पे दिलचस्पी है उस बैंक को, और उसके बैंक के जो CEO हैं उनके वालिद साहब बड़े मशहूर एक्टर रहे हैं, बल्कि अजोका में भी काम करते रहे हैं। तो उनसे बात हुई, बड़े खुश हुए, उन्होंने मीटिंग्स की, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस की, और बाद हमने कहा ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है, आपके जो क्लाइंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको मौका मिलेगा। ये रेगुलर कोई रूटीन का अजोका के ड्रामे नहीं है, इसमें अमेरिका से भी आ रहे हैं, स्पेन से आ रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं, इंडोनेशिया से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। फाइनली उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी बैठी है, उन्होंने कहा कि ये जो अजोका है, हमारा जो कल्चरल ईथॉस है, उसमें ये फिट नहीं बैठता, उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो बुनियादी वजह ये थी कि आप तो टिकट नहीं चार्ज करते, आपके तो वहाँ पर हर कोई आ सकता है। तो फिर हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो जब आएंगे तो देखेंगे कि आम आवाम बैठे हुए हैं, तो वो एलीट की एक्टिविटी उनको नहीं लगेगी। फिर वो एलीट उसमें टारगेट अगर हो ड्रामे के मौजू के लिहाज से भी, तो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। हमने वैसे पहले भी कभी ख़ास कोशिश नहीं की, ना हमें तरीका आता है मार्केटिंग का, तो हमारा काम तो है करना। और उसमें बस आर्ट्स काउंसिल्स आजकल, उनसे हमारी इतनी एक रिलेशनशिप बन गई है कि वो जिसको चाइनीज़ कहते हैं विन विन सिचुएशन, कि उनके पास हॉल पड़े हुए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि ये बड़े हम अच्छा इस पे काम कर रहे हैं। हमारे पास ड्रामे होते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, सो हम ड्रामे ले जाते हैं, ना हम उनसे कुछ चार्ज करते हैं, ना वो हमसे कुछ चार्ज करते हैं। ये एक सिलसिला कुछ अरसे से चल रहा है, तो उससे हमें थोड़ा सा ये है कि हमारा ख़र्चा कम हो जाता है। लेकिन हमारे जो एक्टर्स हैं वो मोस्टली बस अपने ख़र्चे पे ही आते हैं, और कोई कमर्शियल उनका कोई कंसर्न नहीं होता। सिर्फ ये है कि यहाँ से सीखने के बाद और ड्रामे को देख के लोग उनको फिर ऑफ़र करते हैं टेलीविज़न में या फिल्म में। अब तो पूरा एक ये रूट बन गया है, लोग अजोका में आते हैं, अजोका इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल करते हैं, अजोका के 2-3 ड्रामे जो है वो उसमें शरीक होते हैं, और उसके बाद वो फिर कराची चले जाते हैं। तो ठीक है, उनका भी एक यानी चैनल बन गया है। हमारा यह है कि हमने अपना काम करना है। बस ये अफसोस होता है कि एक अच्छा टैलेंटेड एक्टर या एक्ट्रेस है
वो जाके वहाँ एक रूटीन किस्म के, एक फजूल किस्म की लाइफ में पड़ जाते हैं। शोबिज़ है, उनकी आवभगत हो जाती है, लेकिन अंदर जो उनके जो एक आर्टिस्ट की जो ख्वाहिश होती है टू बी रिकग्नाइज्ड और डूइंग समथिंग मीनिंगफुल फॉर द सोसाइटी, वो उन्हें नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, हम लोगों को बाजार से उठा के लाते हैं, उनको हीरे होते हैं, उनको मिट्टी विट्टी हटा के पॉलिश करते हैं, उसके बाद फिर जिस किसी को उसकी ज़रूरत हो वो ले जाए, फाइन। सर, अजोका में नए आने वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है? आप हीरे तो तराशते हैं, लेकिन हीरों को यहाँ पहुँचाने के लिए क्या पैगाम देंगे? क्योंकि अभी नई जनरेशन जो है वो एक्टिंग में आना चाहती है। आपने वो खुद ही बता दिया कि जब आप तराश लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं, तो वो फिसल जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका दुख तो सर होता है। तो क्या क्राइटेरिया है ख़ास तौर पे जो राइटिंग और एक्टिंग सीखना चाहते हैं? आप लिविंग लेजेंड हैं सर, प्ले राइट आपसे बेहतर कौन कर सकता है? तो वो किस तरह आप तक पहुँचें तो आप उनको तराश सकते हैं? कोई रास्ता भी तो होगा। देखिए जी, आजकल अब सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा कम खर्च बाला नशीन रास्ता है। इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, और उसके ज़रिए हम पब्लिसाइज करते हैं। हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टा का पेज है, उस पर हमारी एक्टिविटीज़ भी रिपोर्ट होती हैं, और उसके साथ साथ जो भी हमारे नए कोर्सेज होते हैं, एक्टिंग के या राइटिंग के या बच्चों के कोर्स हैं, बाज़ दफ़ा म्यूज़िक का होता है, तो वो लोग फिर यहाँ ज्वाइन करते हैं। हमारे तकरीबन 3 महीने का एक कोर्स होता है, उसमें नए लोग आते हैं, और उसी 3 महीने में वो उनमें इतनी समझ आ जाती है कि एक फिर पब्लिक परफॉर्मेंस भी वो करते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, चाहे वो एक्टिंग की हो, उनकी परफॉर्मेंस हो, चाहे वो राइटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके स्क्रिप्ट्स की ड्रामेटिक रीडिंग होती है। तो ये सिलसिला जारी है, बल्कि अभी हम जो राइटिंग का नेक्स्ट कोर्स है, इट विल बी आवर 25th कोर्स। तो 25 कोर्स जो हैं, साथ हमारे एडवांस राइटिंग के कोर्स भी होते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की, जहाँ पर लिखने वाले और परफॉर्म करने वाले को कोई तरबियत का मौका नहीं होता। तो उसमें हर तबके के लोग आते हैं, या ज़्यादातर नौजवान होते हैं, और मैं समझता हूँ कि उससे हमारी प्रोडक्शन में भी बड़ा फ़र्क पड़ा है कि हमें नए लोग मिल जाते हैं, और हम अपनी जो हमसे बिछड़ जाते हैं, जो किसी भी वजह से बाहर चले गए या कराची चले गए या शादी हो गई तो मौका नहीं मिलता, फिर तो उसकी जगह फिर हमें नई पौध जो है, नई खेप मिलती रहती है। सर, अलहमरा वालों ने मैडम के गुजर जाने के बाद एक अहद किया था कि वो अलहमरा में एक हाल का नाम मैडम मदीहा गौर के नाम से उनको ट्रिब्यूट के लिए उनको वो करेंगे, लेकिन फिर वो भूल गए। फिर वो हाल 2, हाल 3 ही अभी तक हैं। बस इस तरह के जब सर नहीं करते, आप लिविंग लेजेंड हैं, मैडम के साथ ये इस तरह से क्यों सर एप्रिसिएशन जो है हमारे इस सोसाइटी बस वो अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, और एक सेंसिटिविटी की बात है कि आपको कितनी कदर है अपने जो आइकॉन्स हैं सोसाइटी में। हालांकि कुछ लोगों ने कुछ साल पहले कुछ बड़े नामवर आर्टिस्ट और जो सोसाइटी के लीडर्स हैं, उन्होंने एक रिटन प्रपोजल भी दिया था कि ये उसको हॉल 2 जो है उसको मदीहा के नाम किया जाए, लेकिन वो उन्होंने इधर उधर डाल दिया, और कभी एक डायरेक्टर आया, कभी दूसरा चेयरपर्सन, कोई मिनिस्टर। तो वैसे बहुत वो कदर करते हैं, उनको बड़ा याद करते हैं, लेकिन इस तरह की जो एक रिकग्निशन है वो अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और जस्ट प्योर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो काफ़ी नहीं होती। सर, आपकी रिहर्सल्स भी हैं, हमें पता है। वक्त की आपके साथ तो मतलब बात करने के लिए अगर घंटों ही घंटों हो तब भी कम है। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन सर करना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव लेफ़्ट मौजूद है? अगर है तो किस शक्ल में है, और उसे मज़ीद क्या करना चाहिए? क्योंकि सर 70 साल से इनकलाब का ख्वाब देखा और दिखाया जा रहा है, उस तक महबूबा तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए लेफ़्ट को, अगर है तो आप इस पर क्या पैगाम देंगे, खासतौर पर प्रोग्रेसिव सोसाइटी को? देखिए जी, अब
इनकलाब की अगर आप महबूबा की बात करते हैं तो वो तो फिर उसके लिए जो इम्कान है कि वो आपको हासिल हो जाएगी वो मैटर नहीं करता। ये तो एक इरेशनल, एक इमोशनल, एक आपकी जज्बा होता है। तो वो जो इनकलाब की महबूबा भी बड़ी चालाक हो गई है, वो नई से नई शक्लें बदल लेती है। और आजकल तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया आ चुका है, तो अब तो वो फेक रेवोल्यूशन जो है वो भी आपको ऐसे लगेगा कि रियल चलता फिरता रेवोल्यूशन है, थैंक्स टू एआई एट्सेट्रा। तो ये है कि तब्दीली लाना और मुनसिफाना निज़ाम कायम करना, बराबरी का निज़ाम कायम करना, ये तो एक ऐसी ख्वाहिश है जो मेरे ख्याल है फितरी ख्वाहिश है, हर शख्स के अंदर होती है, चाहे वो सोसाइटी ने उसको सिखा दिया है कि ऐसी ख्वाहिशों को दबा दो। तो वो जो जोश और वो वलवला या वो ख्वाहिश तो मौजूद है, लेकिन यह है कि वो इनकलाब की चिड़िया ने के आजकल रंग कौन से हैं और वो कहाँ चहचहाती है किन दरख्तों पे, ये ढूंढने की ज़रूरत है। हमारे जो आइडियोलॉग्स हैं, हमारे जो नज़रिया साज हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने इस पे इंटरनेशनली भी और विद इन पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया कि आज के तकाजे जो हैं उसमें इनकलाबी एक जो सफ़र है उसको कैसे जारी रखा जा सकता है। लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड हैं और लेफ्ट इज़ ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ इट इज़ लेफ्ट आउट और मोस्ट ऑफ इट इज़ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड और छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन अपने अपने जगह पे काम करने वाले मौजूद हैं। कोई आर्ट में है, कोई पोइट्री में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई ट्रेड यूनियन में भी थोड़े बहुत हैं। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में लोगों ने अपना काम जारी रखा है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करके एक लड़ी में परोना, एक ऐसी इनकलाबी पार्टी हो जो इन सारे जो साथ फेलो ट्रैवलर्स हैं उनको साथ लेके चले, वो मेरा ख्याल है अभी मौजूद नहीं है और अभी कोई आसार भी नहीं है। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, दस्तक देते रहें और कभी ना कभी तो दरवाज़ा खुलेगा। सर, एक ये हालिया कशीदगी पर आप दोनों मुल्कों के लोगों को क्या पैगाम देंगे कि ये अमन की चिड़िया जो है कि इसको हम कब तक ज़बह करते रहेंगे? क्योंकि आप तो अमन की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आपकी आवाज़ एक तवाना आवाज़ है। इस ऐसी जो अमन को कत्ल करने वाली इस कशीदगियाँ होती हैं दोनों ममालिक की, इस पर सर क्या पैगाम देंगे आप? देखिए जी, हमारी तो कोई भी आर्टिस्ट हो उसके लिए अमन और एक मोहब्बत का जो एक पैगाम है वो लाजमी होता है। उसके बगैर आप सही मानों में अपना रोल नहीं प्ले कर सकते। म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है या थिएटर है, इसके ज़रिए आप नफ़रत को, बिगटरी को, तासुब को तो प्रमोट नहीं कर सकते। सो उस लिहाज से हमारा भी हमेशा से ये कोशिश रही थी, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान का या पंजाब टू पंजाब जो एक पीपल टू पीपल ताल्लुकात हैं उनको हम बढ़ावा दें और हमारी जो शेयर्ड हेरिटेज है उसको हम सेलिब्रेट करें। सियासी तौर पे इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन सकाफती तौर पे अवामी सतह पे आपका ताल्लुक जारी रहे। और उसके लिए जितना भी हमने काम किया है कोई 30-35 साल से, तो हमेशा हमें सपोर्ट मिली है, बेतहाशा सपोर्ट मिली है, इंडिया से भी और बांग्लादेश से भी जब कभी वहाँ मौका मिला है इंटरेक्शन का। और जब हम वहाँ गए हैं इंडिया में, वी हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता, और जहाँ भी गए हैं मोहब्बत मिली है, अप्रिसिएशन मिली है। फिर मिल के काम किया है हमने अपने इंडियन जो कलीग्स के साथ और ख़ास तौर पे पंजाब की सतह पे, तो और बहुत उसका इम्पेक्ट हुआ उस ज़माने में मीडिया में भी। अभी 90s में या 2000 की पहली दिहाई में तो बहुत ही हमने
किया, यहाँ पर भी फेस्टिवल्स किए और वहाँ पर भी किए, और 5-5 दिन के अजोका के प्लेस के फेस्टिवल होते थे, और बाहर दिल्ली में 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी होती थी गर्मी के दिनों में। इतना लोगों में वो था दिलचस्पी और जोश, और उसमें बीजेपी के लोग भी आते थे, उसमें कांग्रेस के भी आते थे, कम्युनिस्ट पार्टियों के भी लोग आते थे। तो और हमारे एक बहुत ज़्यादा एक ख़ानदान सा बन गया था थिएटर के टीमों का, जो उधर भी थे इधर भी। हमारे जो प्लेज वो उधर करते थे, उनके प्लेज हम इधर करते थे। यहाँ आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है जितनी किताबें यहाँ छपी है मेरे ड्रामों की, उससे ज़्यादा गुरमुखी में या हिंदी में छपी हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आजकल के जो हालात हुए हैं, ये सारा जो है ये एक ख़ास सोच थी, जो एक माइनॉरिटी सोच थी इंडिया में, और उसको मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से एक मौका मिला। वो जो नफ़रत जो परवान चढ़ा के हमने यहाँ पर अपना नज़रिया साजी की थी, और मार्शल लॉ को हमने प्रमोट किया था, और एक डीमनाइजेशन ऑफ द अदर किया था कि हिंदू और सिख जो हैं वो कोई बुरे लोग होते हैं या दुश्मन होते हैं। तो वो हमारे यहाँ तो वो कम हो गई है नफ़रत, वो तासुब, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ रही है। तो वो ऊपर जा रहे हैं और हम नीचे आ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब से मौजूदा हुकूमत आई है बीजेपी की सरकार, तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा तारीख़ को भी मसख़ करने की कोशिश की है, और कल्चर को और कम्युनलाइज किया है, और फिर पाकिस्तान को डिमोनाइज किया है। हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक सुपरफिशियल ये एक वेव है, और इसके नीचे अभी भी इंडिया में सेकुलर प्रोग्रेसिव इंडिया जो है, जो एक सिविलाइजेशन है, एक अजीम सिविलाइजेशन है, वो अभी भी मौजूद है। और अभी ये जब सैलाब जब एक दफ़ा हटेगा, तो द रियल इंडिया विल इमर्ज एंड वी विल लिव लाइक गुड नेबर्स। और हम आर्ट और थिएटर के जो फील्ड है उसमें तो हम अभी भी करते रहे हैं, चाहे वो हुकूमतों के अंदर जंग भी हो। बाज़ दफ़ा जहाज़ जो है वो फ्लाई कर रहे होते थे, जंगी जहाज़, ऐसा भी हुआ है, और फ़ौजें सरहद पे होती थी, और हमारा जो है काम वो जारी रहता था। तो इंशाल्लाह हम तो इंतज़ार नहीं करेंगे इस सैलाब के उतरने का, और हम अपना काम जारी रखेंगे, और ये सैलाब भी सूनर और लेटर उतर जाएगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए और कोई रास्ता नहीं है अमन के सिवा। सर, इस ज़मन में सर शॉर्ट कमेंट, बड़ा नाम है बॉलीवुड का, शायर बड़े हैं जावेद अख्तर साहब, जबकि जो बेटे हैं जानिसार अख्तर साहब के, पोते हैं अख्तर ईमान साहब के जो प्रोग्रेसिव थॉट्स के, और दामाद हैं कैफ़ी आज़मी साहब के, वो भी सर इसी बहाव में बहते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान को आर या पार कर दें, पाकिस्तान एक जहन्नम है, मैं जहन्नम को प्रेफर करूंगा पाकिस्तान में रहने के। उसमें सर इस पे आप क्या कहेंगे? बहरहाल ये फैमिली बड़ी प्रोग्रेसिव फैमिली है, और इनकी जो शोबिज़ है बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ी कंट्रीब्यूशन है अच्छी सोच को परवान चढ़ाने की, समाजी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। राइट कॉजेज़ को सपोर्ट किया इन्होंने, और चाहे वो जावेद अख्तर की पोइट्री हो या शबाना आज़मी की अदाकारी हो, ये लेकिन यह है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो ज़िंदगी वहाँ अजीरन हुई है, उसमें फिर बाज़ दफ़ा ये भी फंस जाते हैं, और बाज़ दफ़ा उनके जो मजबूरी में निकले हुए अल्फाज हैं उनको हम बहुत ज़्यादा ज़रा एग्जेजरेट कर देते हैं। हमें थोड़ा सा उनकी सूरत हाल का ख्याल करना चाहिए। बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं, उनको भी ख्याल करना चाहिए, थोड़ा रजिस्ट करना चाहिए, जहाँ इतना रजिस्ट किया और करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है हमें भी थोड़ा सा उनको इसका अलाउंस देना चाहिए कि वो इस वक्त एक बड़े हॉस्टाइल हिंदू शोविनिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, और पब्लिक फिगर्स हैं जहाँ सबकी उन पे नज़र है, और किसी को दुश्मनी है, किसी को दोस्ती है। हमें उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उसकी बजाय बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो इन्हीं की हों या और लोग हैं जो मैदान में डटे हुए हैं,
तो मेरा ख्याल है कि हमें जो पॉजिटिव साइड है, जो प्रोग्रेसिव इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनमें से अगर कोई जो है उसकी ज़ुबान फिसल गई या मजबूरी में कुछ फंस गए किसी सिचुएशन में और कुछ कह दिया, उसको दरगुजर करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। दिल तो मेरा नहीं चाह रहा कि आपसे बहुत शुक्रिया, तो रियल प्लेजर। और आपने तो माशाल्लाह लगता है कि पूरी तहकीक करके यहाँ आए थे, तो रियली एंजॉयड माई कॉन्वर्सेशन विद यू। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सर क्या आप समझते हैं भुट्टो साहब एक इनकलाबी लीडर थे या सोशलिस्ट? जेल से और जेल के बासियों से वो बहुत पुराना है।